नमस्कार। शिक्षा को बताने के क्रम में मैंने भाषा शिक्षण पर बात की थी आपसे और कहा था कि भाषा शिक्षण के लिए प्रारंभिक सूत्र है सु बो पली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये 3 बातों पर मैं 3 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज मैं लिखने पर बात करना चाहता हूँ। लिखना क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं धन्यवाद देता हूं अभिभावकों को कि उनके माध्यम से ये वीडियो बच्चों तक पहुंच रही है और बहुत सारे माता पिता और शिक्षकों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो लिखने के क्रम में एक छोटी कहानी बताता हूं। अपने यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं वेद व्यास। उन्हीं के समय महाभारत की घटना घटी और बड़े ही व्यथित थे महाभारत की घटना से वो। तो उनकी इच्छा थी कि जो भी हुई है सच सच इस आख्यान को बढ़िया से लिख दिया जाए और उन्होंने 1 लाख श्लोक में उसे लिखने का प्लान किया। तो हुआ कि मैं तो बोलता रहूँगा, उसे लिखेगा कौन, क्योंकि कही हुई बात तो सामने वाला सुनता है। यदि आप लिख देंगे तो उसकी कई प्रतियां होती हैं, कई लोगों तक जाती है और दूसरे भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि अक्षरों को स्टैंडर्डाइज करने का काम गणेश ने किया। वो बहुत सुलेखक थे, तो उनसे आग्रह किया गया कि मैं महाभारत बोलूँगा, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पद, और आप उसे लिखते चलें। तो गणेश ने पूछा कितने पदों में, कितने श्लोक में आप महाभारत लिखेंगे। तो वो बोले 1 लाख श्लोक में। गणेश ने कहा तो बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं लिखने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लगातार बोलते जाएंगे। यदि बीच में आप रुकेंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब तो मुश्किल हो गई, हमेशा तुरंत कविता बनाना, तथ्यों को समेटना और रचना करना, सृजन करना साहित्य का कठिन काम था। तो वेद व्यास ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको भी समझ करके लिखते जाना है। यानी मैं कोई श्लोक बोलूँगा, आप उसको समझेंगे तब लिखेंगे। और इस तरह से दोनों साथ लिखने का, बोलने का काम करते रहे और उससे ही महाभारत की रचना हुई। तो मैं मूलतः लिखने पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। लिखना कहते किसको हैं? लिखना यही है कि जो कुछ बोलते हैं आप, जो ध्वनि हमारी निकलती है, उसके लिए एक सिंबल हमने तय किया हुआ है। इस ध्वनि के लिए ये अक्षर होगा, ये वर्ण होगा, और उसी को जब हम कागज पर किसी स्थान विशेष पर उकेरते हैं तो वो लिखना होता है। लिखने की विशेषता ये है कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे क कोई लिखा, मैं लिखूं, आप लिखूं, कोई भी लिखे तो पढ़ने वाला उसे क ही पढ़े। मतलब लिखना तभी सही है जब ठीक ठीक उसको कोई पढ़ पाए। तो लिखना एक तरह की ऐसी कोडिंग है, ऐसा सांकेतिक चित्रण है जो पढ़ने वाले को सही सही तथ्यों की जानकारी देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये घर है, मान लीजिए एक छोटा सा घर यहाँ लिखा। ये क्या है? ये घर का मैंने चित्र बनाया। तो ये घर जो है ये वस्तु चित्र है। घर का एक घर एक वस्तु है, सामग्री है, ऑब्जेक्ट है, उसका ये चित्र है। तो इसको लेकिन हम जब ध्वनि में हम बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे घर। दोनों बराबर है। ये चित्रात्मक अभिव्यक्ति है घर का, और उसी को ध्वनि में हम घ और र लिखते हैं। ये जो काम है, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को जब हम वर्णों, शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेद के संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो लिखना होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को कैसे लिखना सिखाया जाए। इसमें कई बार कठिनाई होती है। उसमें हमारा कहना है कि पहला महत्वपूर्ण है स्ट्रोक्स। 6 स्ट्रोक से हिंदी की वर्णमाला लिखी जाती है। उस पर यदि मास्टरी हो जाए बच्चों को तो अच्छा लेखक बन सकता है, सुंदर लिखने लगेगा। इस पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रोक क्या है? तो एक ये ऐसी रेखा उसको लिखने चाहिए, इसको खरी रेखा कहते हैं। दूसरी ऐसी रेखा परी रेखा कहते हैं, 2। तीसरी आरी, चौथी चिरछी, एक ऐसा गोला, एक ऐसा गोला। यही 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रोक से ही पूरी वर्णमाला बनती है। मान लीजिए किसी को क लिखना हो तो देखिए एक ऐसा रेखा यूज किया हमने, फिर एक ऐसा किया, फिर अर्ध गोला बनाया, फिर अर्ध गोला बनाया, क बन गया।
इस तरह से जितने भी हिंदी वर्णमाला के हैं इसी छौ पर निर्धारित हैं। एक खड़ी रेखा, एक परी रेखा, एक आरी रेखा, एक तिरछी रेखा, एक इधर का अर्धगोला और ये इधर का अर्धगोला। ये 6 चीज़ बच्चों को शुरुआत में सिखानी चाहिए। हम लोग सीधे क लिखाने लगते हैं, आ लिखाने लगते हैं, उसके कारण बच्चों को दिक्कत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि पहले ये स्ट्रोक्स उसको खींचना आ जाए, उसको लिखना आ जाए। ऐसे 6 स्ट्रोक पर प्रैक्टिस कीजिए, उसी को हाथ से कलम पकड़ना, फिर घुमाना, ये 6 पर यदि वो कर लेता है तो वो बेहतर लिख पाएगा। ये मेरा पहला कहना है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हमेशा रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। जैसे उसको चौ लिखना है तो चौ में ऐसे होता है, कोई बच्चा नीचे से ले जाएगा तो उतना सुंदर नहीं लिख पाएगा। हमेशा चीज़ें ऊपर से होती है। जैसे एक आर ही लिखना है तो ऊपर से लाए, तो उसका दूसरा सिद्धांत है ऊपर से नीचे की ओर हमेशा हाथ जाएगा। ये हिंदी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कोई आप लिखने का काम करेंगे कलम ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। दूसरा, बाएं से दाहिनी की ओर बढ़ेगी। उल्टा कभी कभी कोई बच्चा ऐसा लिखता है, ऐसे लिया और ऐसे ऐसे लिखा, तो वो सुंदर नहीं लिख पाएगा। मूलतः उसको बाएं से दाहिने लिखेगा तो बेहतर लिख पाएगा। तो पहला सिद्धांत 6 स्ट्रोक पर अभ्यास कराइए, दूसरा ऊपर से नीचे, तीसरा बाएं से दाहिने, और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत छोटे छोटे अक्षर हम बच्चों को लिखने के लिए देते हैं, वो सुंदर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हाथें उतनी मूर्ति नहीं है, कठिन है वो। तो मुड़ने के लिए जरूरी क्या है कि शुरुआत में बड़े अक्षर लिखे, वो प इतना बड़ा लिखे, कोई हर्ज नहीं है। आप स्लेट पर भी लिखवा सकते हैं। और जब वो समझ जाएगा कि कहाँ से मुड़ता है, कैसे होता है, बार बार अभ्यास करेगा तो बड़ा से फिर वो छोटा बनाने लगेगा और फिर कलम से बाद में बड़े होने पर वो छोटे अक्षर भी लिख सकता है। तो लिखने में बड़ा से छोटा। और अंतिम बात आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे उसके अक्षर तो मोतियों के समान होते हैं। ये क्या है? आपने मोती की माला देखी होगी, 2 विशेषता होती है उसकी। एक तो गोलापन होता है उसमें, और दूसरा सबके आकार समान होते हैं। ये 2 सिद्धांत यदि लेखन में पालन करने लगता है बच्चा तो उसके अक्षर सुंदर होने लगते हैं। एक तो अक्षर में गोलाई का ज़्यादा प्रयोग होता है। आप कुछ भी लिखिए, क लिखिए, ल लिखिए, चौ लिखिए, तो उसको सौंदर्य प्रदान करे। और एक सीध में हो, एक जो आपको ऐसे सर मान ली इतना बड़े चौड़ाई में लिखना है तो क भी ऐसे ही लिखे, ख भी उसका ऐसे ही आए, मतलब लंबाई चौड़ाई का एक मात्रा तय कर दे। वो ऐसा नहीं कि क बड़ा सा लिख दिया और ख थोड़ा छोटा लिख दिया, तो मोतियों जैसे नहीं बनेंगे। क्योंकि मोती की जो माला होती है, आप बच्चे को दिखा भी सकते हैं कि देखो सभी मन के, सभी जो छोटे छोटे दाने हैं एक जैसे हैं। तो तुम्हारे भी अक्षरों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जब एक जैसे होंगे उसमें सुंदरता होगी, और वही अक्षर तो मोतियों के समान होते हैं। तो प्रारंभ में ये सुलेख सुंदर लिखने आना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन सिद्धांतों को पालन करके हम बच्चों को सुंदर लिखना सिखा सकते हैं। अब दूसरा लेखन में महत्वपूर्ण बात क्या है कि आएगा कैसे ये करना, तो अभ्यास करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जब से बच्चा स्कूल का काम करने लगे, लिखना शुरू करे, तब से लेकर क्लास 3 तक आप प्रतिदिन 1 पृष्ठ हिंदी और 1 पृष्ठ अंग्रेजी जरूर लिखावें। कभी कॉपी देख के, कभी किताब देख के, कभी श्रुतलेख के द्वारा, कभी डिक्टेशन के द्वारा। ये लिखने का बार बार अभ्यास होगा। और कोई उसको करेक्ट करे, कोई उसको बताए कि हाँ देखो यहाँ तो तुमने यह जो लिखा ये उतना सुंदर नहीं हुआ, ऐसे करोगे तो और सुंदर होगा। तो बीच बीच में करेक्ट करते रहना, बीच बीच में उसको सुझाव देना, और बीच बीच में तारीफ भी करना। कई बार केवल हम बुरा ही कहते हैं। शुरुआत में कठिन होता है सुंदर अक्षर लिखना, थोड़ा सा हाथ नहीं मुड़ता है, बाएं दाएं बड़ा हो जाता है, तो उसमें उसकी प्रशंसा करते हुए उसको फिर रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करना, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वह अभ्यास आवश्यक है। अब अभ्यास के बाद क्या है? समय और स्थान। समय मतलब ये कि प्रारंभ में तो पूरा समय है, पूरा दिन 5 ही अक्षर लिखे,
लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक पृष्ठ एक बैठक में लिखने आ जाए, परीक्षाओं में अधिक लिखना पड़ता है। तो जो समय है उसमें हम अपनी बातों को लिख पाएँ। और स्थान इसलिए कि मान लीजिए जो जगह तय है, आप बैंक वगैरह के आपने फॉर्म भरा होगा अकाउंट खोलने का, या आजकल बहुत जगह लोग ऑनलाइन करते हैं, बहुत तरह की बातें, बॉक्स रहता है, उसके भीतर ही लिखना है। बाहर लिखेंगे और शुद्ध होगा, नहीं पढ़ा जाएगा, खराब भी लगेगा। तो समय जितना है उसी में लिखना। और जो स्थान है, कहीं ये लगता है 200 शब्दों में लिखें, 5 पंक्तियों में लिखें, तो उस समय और स्थान का भी ध्यान आगे जाके रखना पड़ता है। और जो सुंदर लिखते हैं, कई बार आजकल एक कैलीग्राफी की पढ़ाई भी होती है। पहले तो सर्टिफिकेट जो है सुलेखक लिखा करते थे, अब उतना संभव नहीं है, कंप्यूटराइज होता है। लेकिन अभी भी कोई सुलेखक होते हैं जो शानदार अक्षरों के, सुंदर शब्दों के संयोजन करते हैं, और आप उनकी लिखावट देखेंगे तो आप वाह वाह कह पाएंगे। तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा सुंदर लिखे, अच्छा लिखे। लेकिन और कुछ गुण है लेखन में। पहला मैंने बताया सुंदर, दूसरा अभ्यास की बात मैंने की, अगला है शुद्धता। मान लो वो सुंदर लिखता ही है लेकिन अशुद्ध लिखता है, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। और कुछ शब्द तो खास करके हिंदी में, जैसे एक शब्द मैं बोलता हूँ कृपया, अब देखिए कृपया, बहुत लोग क में रिकार लगाते हैं और पया संयुक्त आकार लिख देते हैं, पराया। तो ये गलती क्या है और सही क्या है, इस शब्दों का ज्ञान होना। यह शब्द है नकद, नौ क दो नकद, हम लोग बोलते हैं नगद, नगदी, लेकिन नकद शब्द है। तो सही शब्दों की जानकारी होना, खास करके तालव्य स्व में दिक्कत होती है, मूर्धन्य स्व, दंत स्व में दिक्कत होती है, संयुक्ताक्षर में दिक्कत होती है, हर्ष ईकार और दीर्घ ईकार में दिक्कत होती है। तो ऐसे जगहों पर हमें कैसे शुद्ध होगा, गलतियां कम हो, नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक है लिखावट में। और अगली बात अस्पष्टता। अस्पष्टता किसको कहते हैं? आपने डॉक्टर्स के पुर्जे देखे होंगे, उनका खास ही कंपाउंडर पढ़ पाता है। कई बार आपको ऐसा हुआ होगा, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि पुर्जा लेके किसी दूसरे दुकान में चल गए, दुकानदार नहीं पढ़ पाया। क्यों? अस्पष्ट लिखावट रहती है। ऐसी लिखावट बहुत उपयोगी नहीं मानी जाती है। लिखना तो इसलिए होता है ना कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसको पढ़ सके, इसलिए जो भी आप लिखें हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। कई बार बहुत लोगों को सुंदर लिखावट नहीं हो पाती है, तो भी बहुत चिंता की बात नहीं है। अपने यहाँ कई महापुरुष भी हुए हैं जिनकी लिखावटें सुंदर नहीं होती थी, लेकिन स्पष्ट तो होनी ही चाहिए ताकि दूसरा आपकी लिखावट को पढ़ करके वो बात समझ सके जो आप कहना चाहते हैं। तो लिखने में सुलेख का होना, निरंतर अभ्यास का होना, समय स्थान का ध्यान रखना, शुद्धता का होना और स्पष्टता का होना, ये प्रारंभिक बातें हैं जो छोटे बच्चों को आपको कक्षा 5 तक अवश्य सिखा देनी चाहिए। और उसके बाद का समय होता है रचनात्मक लेखन का, जिसमें आप नए नए वाक्य की रचना करते हैं, नए अनुच्छेद लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई कविता और कहानी लिखते हैं। ये तो अभ्यास और सृजन की बात है, यह भी करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाएं लिखित माध्यमों से होती हैं और उसी से व्यक्ति किसी अच्छे जॉब के लिए चुना जाता है। तो इसके लिए भी बच्चों को भी तैयार करना है, और उसमें कल्पना और सृजन 2 तत्व बड़े महत्वपूर्ण है रचनात्मक लेखन में। व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, कल्पना करके शब्दों का संयोजन, चरित्र चित्रण, स्थान चित्रण, घटना का चित्रण और पर्याप्त तथ्य भी रखना, क्योंकि तथ्य यदि छोड़ देंगे तो आपकी बातों को लोग नहीं पढ़ेगा। तो प्रस्तुति जो भी हो वो तथ्यात्मक हो, सरल हो, सुंदर हो और संप्रेषण ऐसा हो कि दूसरा पढ़ करके समझ सके। और उसके कई तरीके हैं। मेरा एक अनुभव है, मैं एक क्लास 4 में कुछ बच्चों के बीच था, तो मैंने कहा आम पर लेख लिखो। तो 2-4 पंक्तियाँ लिखा बच्चों ने। किसी ने लिखा आम बहुत मीठा होता है, मुझे आम अच्छा लगता है, आम फलों का राजा है। एक बच्चे ने बड़ा विचित्र लिखा, उसने लिखा आम खट्टा होता है, आम से अचार बनता है और अचार का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए, उसने नए तरीके से सृजन किया।
तो हमें से देखना चाहिए कि उसके और कई तरीके क्या हो सकते हैं, और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करना, बातचीत करना। कोई अच्छा लेख मिले सरल सा तो उसे पढ़कर सुनाना, पढ़ने के लिए देना, ये सारी चीज़ें रचनात्मक अभ्यास के लिए आवश्यक हैं। और उसमें हमें कुछ और बातें मैंने लिखी है कि जब भी कोई लेख लिखना हो, कोई निबंध लिखना हो, थोड़ा आउटलाइन सोच लेना चाहिए, रूपरेखा कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग यदि करके लिखेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे सृजनात्मक लेखन कर रहे हैं अभ्यासों के द्वारा, और बड़े होने पर उसी में नया उत्साह होता है तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। और चलते चलते लिखना महत्वपूर्ण कला है। अपने यहाँ कहा भी गया है, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो लेखन बहुत आवश्यक है। और मैं तो पाउलो कोएल्हो को याद करता हूँ। आपने उनकी किताब अल्केमिस्ट पढ़ा होगा, या नहीं पढ़े हैं तो मौका निकाल के पढ़िए। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि भाई कई बार आपको दुख से आँखों में आंसू आ जाते होंगे, आंसू को यूं बेकार मत होने दीजिए, उसे शब्दों में बदल दीजिए, वो दुनिया बदलने का काम करेगी, वो दुनिया बदलने का काम करेगी। मित्रों, लेखन को औजार बनाइए, संप्रेषण बेहतर कीजिए और बच्चों को अच्छे लेखन के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।